बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है बेटा, कि जैसे दो सेट मान लो, सेट ए और सेट बी, जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी आ रहे हैं, तो जो ए होगा वो सेट ए से होगा, जो बी होगा वो सेट बी से होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम निकालते कैसे हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, कोई दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 4 और 5। तो अगर हम ए क्रॉस बी चाहते हैं तो ए क्रॉस बी देखिए निकालते कैसे बेटा। तो सेट ए का पहला एलिमेंट उसको शेयर किया गया इन दोनों के साथ, तो देखो 1 4 1 5। फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट 2 2 4 2 5। ओके, यानी कि एक एक एलिमेंट उठाइए और इसके हर एक एलिमेंट के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो 2 को जैसे उठाया आपने 2 4 2 5, फिर 3 को उठाया 3 4 3 5। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है ना। आगे देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट पता हो और आपको पता करने हो कि एलिमेंट क्या क्या थे, है ना। तो जैसे देखिए एक P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q हमें पता है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि सेट P क्या होगा, सेट Q क्या होगा। तो जो पहला एलिमेंट होगा ना बेटा, वो सेट P का होगा, क्योंकि P क्रॉस Q में मैंने A क्रॉस B में तो मैंने यही बताया ना कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा। सिमिलरली P क्रॉस Q अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट P का होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट Q का होगा। तो पहले देखिए 5 5 2 2, यानी 5 2 P हो गया। दूसरा देखिए 4 3 4 3 4 3 Q हो गया। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई हो। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन क्या होता है बेटा। रिलेशन जो होता है बेटा, वो सीधे सीधे अगर शब्दों में मैं बोलूं तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। कि अगर कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर देखिएगा, ऊपर हमने ए क्रॉस बी निकाल रखा है, हम कोई रिलेशन लिखना चाहते हैं तो हम इसमें से उसका एक सबसेट ले लेते हैं। जैसे देखिए मैं ले रहा हूं 1 4 2 5 1 4 2 5, ये इसका एक सबसेट है कि नहीं बेटा, बात समझ में आई। तो ये क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन के बारे में सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब ये समझिएगा कि टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं। क्या यही सिर्फ ले सकते हैं क्या, नहीं, आप बिल्कुल 1 4 1 5 2 4 भी ले सकते हैं, वो भी रिलेशन हो जाएगा। कुछ भी रिलेशन, 5 भी एक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 5 भी तो सबसेट होता है, भाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट होगा, तो 5 भी एक रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। ओके ना। तो बेटा यहाँ पे रिलेशन के बारे में ये कह सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब बच्चों हम इस बात को समझना चाहते हैं कि जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकालते हैं तो उसमें एलिमेंट कितने हो सकते हैं। ओके, तो देखो सेट ए में मैं देख रहा हूं 1 2 3 एलिमेंट हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। सेट बी में आपके 2 एलिमेंट हैं। आइए हम काउंट करते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6, ए क्रॉस बी में बेटा टोटल आपके 6 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 6। आप देख सकते हो 3 into 2 करोगे तो ये 6 आएगा, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होने वाले हैं। ओके, अब आगे देखिए, तो अगर
सेट ए में m एलिमेंट हैं, अगर सेट बी में n एलिमेंट हैं, और हमको चाहिए a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं, वो होंगे बेटा n क्रॉस n। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कितने टोटल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, कितने टोटल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। तो देखो बेटा, रिलेशन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया है, रिलेशन के बारे में मैंने आपको यही समझाया है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अगर m क्रॉस n एलिमेंट हैं तो m क्रॉस n एलिमेंट के टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे, तो जवाब होगा 2 का पावर m into n। एक बार फिर से समझिएगा इस चीज को। जैसे क्लास 11th में जब आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था, तो जैसे आपने पढ़ा था अगर सेट A में n एलिमेंट हैं, अगर सेट A में n एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होते थे सेट A के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे, 2 पावर n होते थे, आपने पढ़ा है। तो वैसे ही A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हैं, m क्रॉस n है, तो m क्रॉस n एलिमेंट जब किसी सेट में है तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे, तो 2 पावर m into n। जैसे यहाँ पे n एलिमेंट थे तो 2 पावर m सबसेट हुए थे, वैसे यहाँ पे m क्रॉस n एलिमेंट है तो 2 पावर m क्रॉस n हो जाएगा। जरा एग्जांपल से समझिएगा कि अगर सेट A में 4 एलिमेंट हैं, सेट B में 5 एलिमेंट हैं, और आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली 2 पावर 4 into 5 कर दोगे ना, यानी 2 पावर 20 आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से बेटा आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डोमेन इन रेंज ऑफ अ रिलेशन, यानी किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। सपोज करिए आपके सामने कोई एक रिलेशन लिखा हुआ है जिसमें एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 और 7 है। आप डोमेन कैसे लिखते हैं, रिलेशन का रेंज कैसे लिखते हैं, इस बात को समझिएगा कि जो भी रिलेशन है उसका जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। ओके, और जो रिलेशन का जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो आपका रेंज कहलाता है। ओके, मैं समझता हूँ आपको डोमेन और रेंज समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है बच्चा हमारा रिलेशन ऑन अ सेट। जैसे अभी आपने देखा था रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आपने देखा था A क्रॉस B का सबसेट होता है। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, या वो सबसेट हो सकता है B क्रॉस B का, यानी वहां पे दो डिफरेंट सेट नहीं हो सकते रिलेशन ऑन अ सेट में। ओके, यहां तो जब भी होंगे तो दोनों सेट क्या होंगे बेटा, सेम टू सेम होंगे। ठीक है, तो रिलेशन ऑन अ सेट अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो रिलेशन ऑन अ सेट हमेशा डिफाइन होता है सेट ए से सेट ए के बीच में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा, R is the relation such that it is defined from A to A। ठीक है, जैसे पीछे क्या था, आप इस प्रकार से डिफाइन कर रहे थे, R is the relation such that it is defined from set A to set B। यानी कि यहाँ पर क्या था कि R नाम का कोई रिश्ता है जो कि सेट A से सेट B के बीच में है, या R नाम का कोई रिलेशन है जो कि सेट A से सेट B के बीच में है। यहाँ पे क्या है बेटा, R नाम का कोई रिलेशन है जो कि सेट A से सेट A के ही बीच में है। बात समझ में आया क्या? ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे वो डिफाइन होगा रिलेशन ऑन अ सेट के लिए। सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा बेटा, रिलेशन ऑन अ सेट के लिए। ओके, तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वॉइड रिलेशन।
अब ये समझिए कि रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब हम जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन हम सेट के लिए ही पढ़ेंगे, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। जब भी आप टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करोगे तो आप ए क्रॉस बी की बात नहीं कर सकते, आप ए क्रॉस ए की ही बात करोगे। ओके, तो वॉइड रिलेशन क्या है बेटा, दुनिया में जितने भी सेट हैं सबका सबसेट 5 होता है, सबका सबसेट 5 होता है। तो वॉइड रिलेशन को तुम 5 कह सकते हो, 5 वॉइड रिलेशन यानी इम्पटी रिलेशन या फिर नल रिलेशन, तमाम नामों से इसको जाना जाता है बेटा। तो 5 जो होता है वही वॉइड रिलेशन होता है ना, क्योंकि ए क्रॉस ए का एक सबसेट 5 ही तो होगा, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों समझने की कोशिश करो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ए क्रॉस ए जो होता है बेटा वही यूनिवर्सल रिलेशन होता है, क्योंकि ए क्रॉस ए में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, और वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि उसमें सब कुछ है ना। तो वो क्या कहलाता है बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइडेंटिटी रिलेशन। यही जो है आपका यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जरा हम इस चीज को समझते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ना। दिस रिलेशन is defined as काटो यार इसको। तो बच्चों जो अगला रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उस रिलेशन का नाम है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। समझेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट खुद ही से रिलेटेड हो तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप ये देखिएगा बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे। जैसे सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो आपको पता है ए क्रॉस ए निकालोगे तो 9 एलिमेंट होने वाले हैं। तो ए क्रॉस ए जैसे आप निकाल रहे हो यहाँ पे बेटा, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 पहले 1 के साथ शेयर होगा, फिर 1 2 के साथ शेयर हो जाएगा, फिर 1 3 के साथ शेयर हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले सिखाया था। फिर उसके बाद आपका 2 1 के साथ शेयर होगा, फिर 2 2 के साथ शेयर होगा, फिर 2 3 के साथ शेयर होगा, फिर उसके बाद बच्चों 3 1 के साथ शेयर होगा, फिर 3 2 के साथ शेयर होगा, फिर 3 3 के साथ शेयर होगा। ठीक है, सुनिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन देखो, ए क्रॉस ए में तो इतने सारे एलिमेंट हैं, तो कौन सा रिलेशन होगा जो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं बेटा, आइए इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन क्या था, कह रहा है कि अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का खुद ही से रिलेटेड हो, तो जैसे 1 खुद ही से रिलेटेड यहाँ पे है, फिर 2 2 से ही रिलेटेड यहाँ पर है, फिर 3 3 से ही रिलेटेड यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्या लिखा है कि इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना, तभी वो आइडेंटिटी होगा। जब इसमें देखो 1 है तो 1 को 1 से रिलेटेड होना ही चाहिए, इसमें 2 है तो 2 को 2 से रिलेटेड होना ही चाहिए, 3 है तो 3 को 3 से रिलेटेड होना ही चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, अभी सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक रिलेशन ये लिख रहा हूं जिसमें 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 नहीं है ना, अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये भी आइडेंटिटी है, तो जवाब है नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है। कारण क्या है बेटा, यहाँ पे पढ़ो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, बात समझ लीजिएगा। और अगर मैं एक और रिलेशन लिख के आपसे पूछूं कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 3, अब बताओ 4 3 का तो वैसे भी चांस नहीं बेटा,
यहाँ पे 1 3 कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो रिलेशन है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आपका जवाब होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली लिखा है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ खुद ही से रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, सबका खुद ही से रिलेशन होना चाहिए, किसी और से रिलेशन ना हो। तो इसमें देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन तो है, पर ये एक्स्ट्रा डी है जो कि इस ओनली को डिनाई कर रहा है ना। तो इस वजह से ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। आई होप कि आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया हो। अगर मैं बताइए यहाँ पे सेट बी लिख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और मैं पूछूं कि सेट बी का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो सेट बी का आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा मेरे बच्चों वो होगा 1 1 2 2। ओके ना। इसी प्रकार से अगर कोई सेट सी दे दिया जाए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसका आइडेंटिटी रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे बेटा? 1 1 2 2 3 3 4 4 ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट में है वही होने चाहिए बस रिलेशन में। ओके, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो हम लोग बेटा अगला रिलेशन सीखेंगे उसका नाम होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझने का प्रयास करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बिल्कुल एक ही है। नहीं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेशन में ध्यान देना बेटा, तो वहां पे लिखा था इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और यहाँ पे ओनली नहीं लगा है। सर ओनली ना लगने से क्या फर्क पड़ता है, आओ समझाते हैं। ओनली ना लगने से क्या फर्क पड़ता है और आइडेंटिटी रिलेशन से कैसे अलग हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले सेट ए लेते हैं। सेट ए में मान लो आपके 1 2 और 3 है ना। तो आप जब ए क्रॉस ए निकालते हो मेरे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 0। ओके, तो ये अपना ए क्रॉस ए आ गया। तो अब सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, देखो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए। 1 1 2 2 और 3 3 ये होना ही चाहिए। अगर इसके अलावे कुछ हो गया, जैसे इसको भी छोड़ दिए, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। सर ये तो आइडेंटिटी है, दुनिया में जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है तुम सबको रिफ्लेक्सिव कह सकते हो, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी नहीं कह सकते। कारण क्या है? सुनो, ये रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है, ये आइडेंटिटी भी कहा जा सकता है, लेकिन जो मैं अगला रिलेशन लिखूंगा, ध्यान देना, 1 1 2 2 3 3, अब इनमें से मैं कोई और एक सेलेक्ट कर ले रहा हूं, मान लो 2 1 सेलेक्ट कर रहा हूं। अब ये रिफ्लेक्सिव है? ऑब्वियसली बिल्कुल है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, है ना। आपने कहा कि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तो सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड, सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये मना नहीं है कि कोई दूसरा नहीं हो सकता इसके अलावा। ये होना ही चाहिए, इनमें से कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि सेट ए में 1 2 3 तीनों है, तो 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो भी अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा ना हो तो भी अच्छा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? ओके, तो अब हम लोग एक और रिलेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, और आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग बताइएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जिसमें है 1 1 2 2 3 1 4 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है बेटा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं
है ना, क्या नहीं है? क्या हम यहाँ पे अगर 3 3 मेंशन कर दें तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? क्या अब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? करेक्ट, 4 2 भी है यहाँ पे, और सेट ए का कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं है जिसमें 4 हो, है कि नहीं? और आपने रिलेशन के बारे में क्या सीखा है कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। अब 4 2 कहाँ है उसमें? उसमें तो है ही नहीं। ये 3 3 ऐड करने के बाद भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना? अगला टॉपिक है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं? जैसे देखो, आपने कहा ये भी रिफ्लेक्सिव है, आपने कहा ये भी रिफ्लेक्सिव है, और ध्यान देना अगर मैं यहां से 4 2 हटा दूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? तब ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मैं 4 2 हटा दूंगा तो बिल्कुल ये भी रिफ्लेक्सिव है। यानी कि आपके सामने 3 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यहाँ पे। सॉरी बेटा, सबका नाम मैंने आर ही ले रखा है, आप नाम बदल लो, क्योंकि डिफरेंट रिलेशन है तो डिफरेंट नेम भी होने चाहिए उनके। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि कितने टोटल पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं। आओ समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई सेट ए है और जो रिलेशन है वो ए से ए के बीच में ही डिफाइंड है, रिलेशन है आर, ठीक है? इसमें एलिमेंट अगर है a1 a2 डॉट 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 an, तो इसमें भी होंगे a1 a2 डॉट 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 an। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो a1 की मैपिंग a1 के साथ होनी ही चाहिए, a2 की मैपिंग a2 के साथ होनी ही चाहिए, सिमिलरली a3 की मैपिंग a3 के साथ होनी ही चाहिए। आगे बढ़ के an की मैपिंग भी an के साथ होनी ही चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? अब इसके बाद एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज क्या है? a1 चाहे तो a2 से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कितनी बात हुई? कितने ऑप्शन है a1 के पास? a2 से चाहे तो मैपिंग करे, चाहे तो ना करे, यानी a1 के पास 2 ऑप्शन। फिर a1 a3 से मैपिंग चाहे करे ना करे, 2 ऑप्शन, है ना? बात सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। a1 के पास ये ऑप्शन है। a1 के साथ कंपलसरी क्या है कि a1 को a1 से मैपिंग करनी ही पड़ेगी अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो। फिर a1 के पास चांस ये है कि a1 a2 से मैपिंग कर भी सकता है, a2 से मैपिंग नहीं भी कर सकता, 2 चांस है। फिर इसी प्रकार से a1 a3 से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, 2 चांस है। फिर ऐसे करते करते a1 an से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसके भी 2 चांस हैं। तो ये 2 into 2 हम लोगों ने कितनी बार किया है बेटा? तो हम ध्यान देंगे, ये 2 into 2 into 2 हम लोगों ने कितनी बार किया है? a1 के साथ मैपिंग होनी कंपलसरी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे a में? n एलिमेंट है, a1 के साथ मैपिंग होना कंपलसरी हो गया, और इनके पास उसके पास ऑप्शन है, तो बचे कितने? n-1 एलिमेंट बचे। तो इसके पास ऑप्शन है, नहीं भी है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, है ना? तो n-1 एलिमेंट के साथ ये चाहे तो मैपिंग करे, ये चाहे तो मैपिंग ना करे। तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो ये बेटा आपका n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। बात समझ में आई आपको, है ना? तो ये कितना आएगा? जैसे देखो 2 into 2 into 2 अगर 3 बार करते हैं तो 2 का क्यूब हो जाता है। 2 into 2 into 2 5 टाइम्स करते हैं तो 2 का पावर 5 हो जाता है। तो वैसे ही 2 into 2 into 2 n-1 टाइम करेंगे, कितना आएगा? 2 पावर n-1 आएगा बच्चों। समझ में आई मेरी बात? तो जैसे a1 के पास इतने सारे ऑप्शन हैं, a2 के पास भी होंगे। a2 चाहे तो a2 के साथ कंपलसरी क्या है कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो a2 को a2 से मैपिंग करनी ही पड़ेगी, है ना? अब a2 a1 से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, 2 चांस। वही वाली कहानी जो भी पीछे हुई थी फिर शुरू हो गई। तो इसका भी कितना होगा बेटा? 2 पावर n-1। अगले वाले का भी 2 पावर n-1, अगले वाले का भी 2 पावर n-1। तो 2 पावर n-1 a1 का,
2 पावर n माइनस 1 a2 का, 2 पावर n माइनस 1 a3 का, ऐसे करते करते 2 पावर n माइनस 1 an का, है ना। कितने एलिमेंट है बेटा? n एलिमेंट है। ये मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा बेटा? n टाइम्स हुआ होगा। n टाइम्स हुआ होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है तो पावर साइड हो जाती है, तो फिर प्लस n माइनस 1 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 1 2 3 4 5, 5 पर अगर आप 4 को ऐड कर रहे हो तो इसको 5 into 4 बोल सकते हो क्या? 5 into 4 बोल सकते हो। तो वैसे ही अगर आप ये कितनी बार कर रहे हो? n टाइम्स कर रहे हो, तो इसको क्या बोल सकते हो? n into n minus 1 बोल सकते हो बेटा? n into n minus 1 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोला जा सकता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 पावर n माइनस 1 हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे इस पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है ना, अक्सर करके पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कि सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं मेरे बच्चों? 4 एलिमेंट हैं। तो अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या करोगे? 2 पावर 4 माइनस 1, क्यों? n था तो n माइनस 1 हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 4 into 3 यानी 2 पावर 12 रिलेशन बनेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। हमारा अगला टॉपिक है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। हम अब समझेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन को सिमेट्रिक तभी कहा जा सकता है जब अगर उसमें मान लो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो बी ए भी हो। समझे मेरी बात? अगर ए बी हो तो बी ए का होना बहुत जरूरी है, तभी रिलेशन जाके सिमेट्रिक कहलाएगा। एक एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये समझो कि आपके सामने ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालता हूँ तो ए क्रॉस ए क्या आता है बेटा? 1 1 आता है, 2 2 आता है, 3 3 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 2 3 आता है ना? 1 2 3 4 5 6 और क्या आता है बेटा? 3 1 आता है, 3 2 आता है, और क्या छूट रहा है बच्चों? 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर 2 1 हुआ, क्या 2 1 हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए क्रॉस ए यहाँ पे निकाल दिया है। तो अब ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वही तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब समझो अगर उस रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जैसे मान लो 1 2 लिख रहा हूँ तो 2 1 होना ही चाहिए, तभी जाके ये रिलेशन सिमेट्रिक हो पाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ना। अब जैसे मैं तुम्हारे सामने एक रिलेशन लिख रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? बिल्कुल ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका उल्टा यहाँ पे मौजूद था। 1 1 का उल्टा तो खुद 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा खुद 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा खुद 3 3 होगा। तो ये भी रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है ना। दोनों रिलेशन कैसे बेटा? सिमेट्रिक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ फाई क्या है? फाई सिमेट्रिक है या नहीं है? फाई भी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों फाई सिमेट्रिक रिलेशन है? इस बात को समझना ध्यान से, क्योंकि आपने कहा है कि अगर ए बी हो तब बी ए होना चाहिए। अगर रिलेशन में ए बी हो तब बी ए होना चाहिए। आपने ये कहा ही नहीं जब ए बी भी ना हो तब, आपने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब फाई भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो फाई इज also a symmetric relation। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, बेटा टोटल नंबर ऑफ अगर आप सिमेट्रिक रिलेशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर सेट ए है,
जैसे हमारा ये सेट ए था, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इससे टोटल कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं, है ना? तो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं? तो 2 का पावर 3, 3 + 1/2, यानी 2 पावर 3 × 4/2, 2 2 जा 4, इट मींस कि 2 पावर 6 रिलेशन ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे बेटा? सिमेट्रिक होंगे। समझ में आई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव as well as symmetric relation, है ना? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि हमको अब वैसे रिलेशन चाहिए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी हो। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 to the power n-1/2। ठीक है, तो अब हम जैसे पता करना चाहते हैं, सेट ए में मान लो 3 एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट, और हमको चाहिए ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो एज वेल एज सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो साथ ही साथ, सिमेट्रिक भी हो साथ ही साथ। तो हो जाएगा 2 पावर 3, 3 - 1/2, 3 - 1 बेटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पावर, है ना? सर एक एग्जांपल दीजिए ऐसे रिलेशन का जो सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। देखना, मैं एक रिलेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त है बेटा? कि हर एलिमेंट की खुद से मैपिंग होनी जरूरी है। तो 1 की 1 से मैपिंग, 2 की 2 से मैपिंग, 3 से 3 की मैपिंग हो गई ना? अब इसको मुझे क्या बनाना है? देखो, ये रिलेशन भी अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, आइडेंटिटी भी है। अगर मैं इसमें कोई एक एलिमेंट लिखता हूं, जैसे मान लो 1 2 लिखता हूं, तो अगर इसको सिमेट्रिक बने रहना है तो मुझे इसमें 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। हमारा अगला टॉपिक ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन ट्रांजिटिव तब कहलाता है जब AB अगर रिलेशन में हो और BC अगर रिलेशन में हो। अगर ये दोनों सेम टू सेम है बेटा, ध्यान से देखना, अगर AB और BC यहाँ पे सेम टू सेम है तो AC होना ही चाहिए, रिलेशन में AC होना ही चाहिए, तब जाके वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इस चीज को एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे क्लास के 3 बच्चे हैं, एक है मनीष, दूसरा है पंकज और एक है तीसरा है नारायण। इसको रिलेट करने का प्रयास करना। जैसे मान लो मनीष के चाचा का लड़का है पंकज और पंकज के मामा का लड़का है नारायण, ठीक है? तो चाचा का लड़का क्या होता है बेटा? भाई होता है। तो मनीष का पंकज क्या हुआ? भाई हुआ। तो रिलेशन का नाम क्या हुआ बेटा? भाई। और पंकज के मामा का लड़का नारायण है, तो मामा का लड़का भी बेटा भाई होता है, तो ये रिलेशन भी क्या कहलाएगा? भाई। तो अगर ये इसका भाई है और ये इसका भाई है बेटा, देखो तीनों मेल होने चाहिए, ध्यान रखना, कोई फीमेल ना हो जाए इसमें, नहीं तो बहन हो जाएगी, रिलेशन का नाम बदल जाएगा। समझ गए? तो अगर मनीष पंकज का भाई है, ठीक, और पंकज का भाई नारायण है, समझना ध्यान से, तो अगर पंकज बीच में ना होता तो क्या मनीष कभी भी नारायण का भाई हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। तो पंकज की वजह से मनीष भी नारायण का भाई हुआ, यानी मनीष और नारायण के बीच में भी एक रिलेशन बना, जिस रिलेशन का नाम हो गया भाई। बात समझे? तो ये इसका ओरिजिनल रिलेशन है, ये भी इसका ओरिजिनल रिलेशन है, जबकि मनीष का जो नारायण के साथ रिलेशन बना वो ट्रांजिटिव रिलेशन बना। ठीक है ना? अगर पंकज ना होता तो मनीष और नारायण के बीच में वो रिश्ता नहीं बनता। समझ गए बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का समझ हुआ होगा, है ना? अब कुछ और एग्जांपल से इसको हम समझाते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेट A 1 2 3, ओके, और इसमें मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ R, जैसे समझो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए यहाँ पे। समझ गए मेरी बात? देखो ये दोनों अगर सेम है तो पहला ये और लास्ट का ये होना ही चाहिए, तब जाके रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम तुमसे एक रिलेशन P लिखते हैं और वो पूछते हैं बताइए कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। जैसे 1 2 है और 2 3 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 1। अब मैं पूछ रहा हूँ बताइए ट्रांजिटिव है?
जवाब होगा नहीं, पहला इसका होना चाहिए, दूसरा इसका, है ना। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि ऊपर वाला रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं और आपसे ये पूछते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे r = 1, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। अब पूछना, बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? बेटा ये ट्रांजिटिव है। सर कैसे? देखो AB और BC हो तब AC होना चाहिए, यानी ये दोनों अगर हैं तब ये होना चाहिए। जैसे AB और BC दोनों हैं तब जाके AC होना चाहिए, बात को समझना। सिर्फ AB हो तब आपने नहीं कहा कि क्या होना चाहिए, तो उस केस में ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से समझो, जैसे AB है और क्या है, BC है, ये दोनों अगर सेम हैं तो ये होना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर ये दोनों सेम हैं तो इनका होना मस्ट है, लेकिन अगर सिर्फ ये हो तब आपने बताया ही नहीं क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना बेटा, बैठा लो एकदम अच्छे से, कि अगर ये कंडीशन होगी तब आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। जब यही कंडीशन नहीं होगी तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। जब ये रिलेशन ही नहीं, सॉरी माफ करिए, जब ये कंडीशन ही नहीं होगा तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आइए अब हम आपको नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में बता देते हैं। देखिए बेटा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इससे आगे का आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जैसे मान लो अगर सेट A में एक एलिमेंट है तो टोटल ट्रांजिटिव रिलेशन एक ही बन सकता है। अगर सेट A में 2 एलिमेंट है तो टोटल ट्रांजिटिव रिलेशन 13 बन सकते हैं। अगर सेट A में 3 एलिमेंट है तो टोटल ट्रांजिटिव रिलेशन 171 बन सकते हैं, 171 बन सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका ट्रांजिटिव रिलेशन खत्म होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आएगी। देखो, एक रिलेशन इक्विवेलेंस तब कहा जाता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, जब वो सिमेट्रिक भी हो, जब वो ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों जब एक साथ हो तब रिलेशन इक्विवेलेंस कहा जाता है। जैसे देखिए आपके सामने अगर सेट A है 1 2 3 है ना बेटा, और हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। अब ये रिलेशन देखो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे? देखो ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का क्या शर्त है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। 1 1 है तो 1 1 का उल्टा है ये है, 2 2 है 2 2 का उल्टा 2 2 है ये है, 3 3 है तो उसका उल्टा 3 3 है ही है, 1 3 का उल्टा क्या होता है 3 1 है ये है। अब सुनो 1 1 है और 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 खुद ही है, समझना ध्यान से ना। और उसके बाद यहाँ पे देखो 1 3 है और 3 1 है, 1 3 है 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 1 अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस वजह से ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कैसा रिलेशन कहलाएगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। समझ में आई बात? हमारा अगला टॉपिक होगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखो बेटा इसका एक ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है कि जैसे देखो अगर सेट A में एक एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होंगे। अगर उसमें 2 एलिमेंट है तो देखो 1 + 1 2, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन 2 हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख लो, 2 1 3 3 2 5। जब सेट A में 3 एलिमेंट हो जाएंगे तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन 5 हो जाएंगे। समझ गए? अब जैसे यहाँ देखो 5 है तो 5 यहाँ लिख लो, है ना। 5 2 7 7 3 10 10 5 15, तो 15 एलिमेंट हो जाएंगे जब सेट A में 4 एलिमेंट हो जाएंगे। जब सेट A में 5 एलिमेंट हो जाए तो आप ऐसा करेंगे कि 15 को यहाँ लिख लेंगे, 15 5 20 27 27 27 + 10 37 37 + 15 52, यानी 5 एलिमेंट पे 52 होंगे। आगे आगे आप ऐसे निकालते रहेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 3 तक पूछेगा। आपको और ज्यादा पूछे तो आपको ये तरीका पता है, आप इससे काम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा इक्विवेलेंस क्लास। समझने का प्रयास करते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। सबसे पहले समझो कि कोई एक रिलेशन है R जो कि A से B में डिफाइन है। कैसे पढ़ेंगे इसको? R इज द रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब आप यहाँ पे देखो कि ये मैंने सेट A को रिप्रेजेंट किया, ये मैंने सेट B को रिप्रेजेंट किया। मान लो सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट B में एलिमेंट है 3 4 5 6, और हमारा जो रिलेशन है वो सेट A से सेट A के बीच में है R। किस प्रकार से बेटा? 1 3 से कनेक्टेड है, फिर 1 4 से कनेक्टेड है, 1 5 से कनेक्टेड है, और 3 4 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है, और 3 से भी कनेक्टेड है मेरे बच्चों, 2 6 से कनेक्टेड है, ओके, एंड 4 5 से कनेक्टेड है। तो अगर हम इस रिलेशन को लिखते हैं तो ये रिलेशन क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 1 किस किस से कनेक्टेड है? तो 1 3 से कनेक्टेड है, फिर 1 किस से कनेक्टेड है बेटा? 4 से, 1 किस से कनेक्टेड है? 5 से, 1 इतने लोगों से कनेक्टेड है। अब 2 की बात करते हैं तो 2 सिर्फ और सिर्फ 6 से कनेक्टेड है, फिर 3 से कनेक्टेड है, फिर 3 4 से कनेक्टेड है, फिर 3 5 से भी कनेक्टेड है, ओके। अब 4 अपना 3 किससे कनेक्टेड था बेटा? नहीं सॉरी 5 से नहीं कनेक्टेड था, 6 से कनेक्टेड है ना। 3 6 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, ओके। और इसके बाद अगर हम देखें तो 4 किससे कनेक्टेड है? तो 4 5 से कनेक्टेड है ना। तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, देखो हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है इक्विवेलेंस क्लास ना। रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए डिफाइन होता है इक्विवेलेंस क्लास। जैसे आप इक्विवेलेंस क्लास आप 1 दिखाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा, ये ग्रेडेड क्लियर नहीं है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है ना, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, तो कैसे लिखा जाता है बेटा इसको? ध्यान देना। अब देखो 1 किससे किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे 3 से 4 से 5 से, कितना हो जाएगा? 3 4 5। ये हो गया 1 का इक्विवेलेंस क्लास। बात समझ में आई? जैसे आपके सामने कोई रिलेशन है तो रिलेशन में आप चेक करो, जैसे ये एलिमेंट है 1, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो 1 जिन जिन से कनेक्टेड होगा 1 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाले बच्चों तो 2 तो सिर्फ और सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, तो 2 सिर्फ और सिर्फ 6 से कनेक्टेड है, यानी सिंगलटन सेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 की बारी आती है, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा बच्चा लोग? 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3 से 4 से 6 से कनेक्टेड है, 3 से 4 से 6 से कनेक्टेड है, ओके। अब बचा क्या बेटा? 4 बचा, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा यहाँ पे? 4 किससे कनेक्टेड है? सिर्फ और सिर्फ 5 से कनेक्टेड है। बात समझ गए क्या? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है समझ में आया होगा। बच्चों रिलेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं जिनको हम समझ लेते हैं। देखिए 3 पॉइंट है बेटा, इनको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का आप इंटरसेक्शन लेते हो, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही आता है, ओके। जबकि जब 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का आप यूनियन लेते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस ही हो। जैसे देखो पहला पॉइंट यही लिखा है यहाँ पे कि जब आप इंटरसेक्शन लेते हो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही आता है, जबकि आप यूनियन जब लेते हो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का तो वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो ही जाएगा। बात समझ गए? हाँ। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है और आप उसका इनवर्स निकालते हो तो उसका इनवर्स भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, ठीक है बेटा। बच्चों अब हम लोग रिलेशन चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर पे करते हैं। तो जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है
जिसमें बता रहा है कि R नाम का एक रिलेशन है जो कि रियल नंबर्स में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? रियल नंबर में। यानी कि जो हमारा रिलेशन R होने वाला है वो R क्रॉस R का सबसेट होने वाला है। बात समझ में आई बेटा? अब क्या कह रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से है कि x y बिलोंग्स टू R। अगर x y रिलेशन में है तो इसका मतलब रिलेशन क्या है? जैसे x y रिलेशन में है तो इसका मतलब रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है बेटा कि 1 + x y पॉजिटिव होना चाहिए। रिलेशन समझ में आया? जैसे आप वही ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो जिसके लिए 1 + xy 0 से बड़ा हो। आप वही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे ले सकते हो जिसके लिए 1 + xy क्या हो? 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो। बात समझ में आई? तो आइए हम इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है। ओके, तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या शर्त होती है बेटा? कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ के लिए क्या है कि रियल नंबर में जितने भी रियल नंबर हैं वो खुद से रिलेटेड हो। तो जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे x y बिलोंग्स टू r है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो x बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो x बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बेटा? यही तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन। तो अगर ये हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 1 + x की जगह पे x ही है, y की जगह पे x किया है, तो यहाँ पे मैं x कर देता हूँ ग्रेटर देन 0। चेक करते हैं तो 1 + x² ग्रेटर देन 0। 1 पॉजिटिव होता ही है बेटा, x² भी पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। तो जब दो पॉजिटिव नंबर हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही तो होंगे, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ गए ना? क्योंकि ये सैटिस्फाइड है। रिलेशन था क्या? रिलेशन ये था कि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर हो इस रिलेशन को पॉजिटिव करें, और ये पॉजिटिव कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है ना? तो 1 + x² इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आओ अब हम चेक करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप लोगों को क्या बताया गया है कि अगर AB है तो BA होना चाहिए। तो मेरा अगर यहाँ पे रिलेशन में XY है तो मेरा YX भी होना चाहिए। ठीक है, अगर YX के लिए भी ये बात सही निकलती है तो हम मान लेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ही है। आइए हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि YX बिलोंग्स टू R, YX भी रिलेशन में है। अगर YX रिलेशन में है बच्चा लोग तो क्या कर रहे हो तुम? X को Y कर रहे हो और Y को X कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 + YX कर रहे हो ग्रेटर देन 0, यही नहीं कर रहे हो? YX या XY ये तो वही चीज है जो कि पहले हुआ करती थी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये वाली बात सही है तो ये वाली बात तो वही है ना? तो ये बात भी सही है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अंडरस्टूड? तो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे बेटा? अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने जा रहे हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। समझने का प्रयास करिएगा कि रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर रिलेशन में AB है और रिलेशन में BC भी है तो AC का होना जरूरी है ना? तो हम यहाँ पे एक AB अज्यूम करते हैं, एक BC अज्यूम करते हैं और देखते हैं AC उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके बेटा? अच्छा, तो आज करो। ओके बेटा, तो हम चलिए मानते हैं कि एक कहीं ना कहीं -1/2 और -1/3 रिलेशन में है। अगर -1/2 -1/3 रिलेशन में है तो रिलेशन क्या है बेटा? 1 + xy ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 + -1/2 -1/3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम चेक करते हैं ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो 1 +
1/6 माइनस माइनस प्लस हो गया ग्रेटर देन 0, ये तो है बेटा, यानी ट्रू है, यानी ये रिलेशन में है। ठीक है, अब हम एक और लेते हैं, और हम लेते हैं -1/3, 2। अब ये एज्यूम करते हैं कि ये रिलेशन में है। अब अगर ये रिलेशन में है तो ये भी इन दोनों का जैसे 1 + xy करते हैं तो 1 + xy मतलब -1/3 × 2, ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखते हैं ये पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 1 - 2/3 होगा ग्रेटर देन 0। देखो -2/3 यानी ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 - 2, ये 1/3 ग्रेटर देन 0। बात तो सही है, यानी ये भी रिलेशन में है। तो देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर ये दोनों सेम है तो ये रिलेशन में होना ही चाहिए। तो अगर ये दोनों यहाँ पे सेम है तो हमारा रिलेशन में ये तो होना ही चाहिए। अब चेक करते हैं ये रिलेशन में है या फिर रिलेशन में नहीं है। अगर ये रिलेशन में होगा -1/2, 2 अगर ये रिलेशन में होगा तो हम ये बोल देंगे कि ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, अगर ये बिलोंग करेगा रिलेशन में, हम चेक करते हैं क्या हो जाएगा 1 + xy, तो 1 + -1/2 × 2, 2 से 2 खत्म, +1 -1 क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 0 ग्रेटर देन 0, बात सही है क्या? नहीं, एकदम बात गलत है ना। तो आपने देखा कि ये रिलेशन में था, ये रिलेशन में था, लेकिन ये रिलेशन में नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, है ना। तो ये रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज R is not transitive, R is not transitive। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे हमारे बच्चों का डाउट है छोटा सा। तो क्या डाउट है कि जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर ले लें, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नंबर ले लें, तो अपना मतलब ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो इसको सही साबित करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया जहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं जिससे प्रूफ हुआ कि ट्रांजिटिव है। लेकिन बात समझिएगा, जब कभी ट्रांजिटिव है और कभी ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है बेटा एक्चुअली। बात समझ गए ना? अगर कहीं पे वो प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव है, कहीं पे प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है, तो ओवरऑल माना जाएगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्ट आप वही लोगे जो सबके लिए सही हो। कुछ चीजों के लिए सही हो, अगर कुछ चीजों के लिए गलत हो तो आप उसको पूरा रिजल्ट नहीं एज्यूम कर सकते। ओके बच्चों, मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है R एक रिलेशन है जो कि n क्रॉस n में डिफाइंड है ना। तो n क्रॉस n मतलब समझ सकते हो, n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो n क्रॉस n में ये सेट डिफाइन है। और रिलेशन क्या है कि जैसे AB रिलेटेड टू CD है, अगर यहाँ पे अगर AB रिलेटेड टू CD है तो इसका मतलब ये है कि देखो A + B और B + C बराबर होगा। समझ में आया? रिलेशन में कैसे एलिमेंट को लेना है, इनका सम और इनका सम बराबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। और हमें क्या करना है, चेक करना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेक करना कि रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आओ समझाता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। बार बार बता चुका हूँ कि जब एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जब एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो AB CD से रिलेटेड है, तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो AB को खुद AB से ही रिलेटेड होना चाहिए। हाँ या ना बच्चों? होना चाहिए ना? AB को AB से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो तुमने क्या चेंज किया? देखो इधर AB था, इधर AB है, तुमने बस C को A कर दिया है, D को B कर दिया है। समझ गए? तो इस रिलेशन में ध्यान से सुनना, A और B के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इधर जो है वो सही है। इधर तुमको जहां पे C दिखेगा उसकी जगह पे A कर देना, जहां पे D दिखेगा उसकी जगह पे B कर देना। ओके? तो मेरा A है, A के साथ कोई चेंज नहीं किया। D की जगह पे B करना है तो D है, तो इसकी जगह पे मैं B कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू B के साथ भी मुझे कुछ नहीं करना है, B की जगह पे B लिखा। जहां C है C की जगह पे मैं A कर रहा हूँ। तो A + B = B + A। बात तो सही है ना मेरे बच्चे? A + B और B + A बराबर होता है ना। रिलेशन भी इसी प्रकार से डिफाइन था ना कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पे वही तो है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ या नहीं हुआ? ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव हुआ। समझ गया ना? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट। तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए का होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे रिलेशन में ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी को भी ए बी से रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी रिलेशन जाके सिमेट्रिक होगा। तो मैंने वही किया है कि सी डी को ए बी से रिलेट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तुमने किया क्या है बेटा, तुमने ए की जगह पे सी किया, बी की जगह पे डी किया, सी की जगह पे ए कर दिया, डी की जगह पे डी कर दिया। तो जहां ए दिखे वहां पे सी कर दो, तो यहाँ पे ए दिख रहा है वहां पे सी कर दिया। ओके, जहां पर बी दिखे, इधर देखो बी दिख रहा है ना, तो बी की जगह पे इधर डी कर देना, देखो इधर डी कर दिया। समझ गए बात को? जहां सी दिखे वहां पे ए कर देना, देखो सी यहाँ पे है ना बेटा, देखो वहां पे ए कर दिया गया। ओके, अब जहां पे डी दिखे वहां पे बी कर देना, तो देखो डी कहाँ है बेटे, यहाँ है, यहाँ डी है, देखो तो डी की जगह पे बी करना था, तो देखो यहाँ पे मैंने बी कर दिया है। अब ये जो रिलेशन आया है आप ध्यान से देखो, तो इनिशियल रिलेशन जो इन्होंने दे के रखा था वही वाला आ गया ना, यानी b + c = a + b, यानी ये बात भी सही है। अगर ये बात भी सही है तो ये रिलेशन भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, है कि नहीं? ये ट्रू रिलेशन है ना बेटा, ये क्वेश्चन में ही रिलेशन आपको दे रखा है ना, तो अगर यहाँ पर ये सही है तो यहाँ पे गलत कैसे हो जाएगा, सही नहीं होगा ना। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है ना। अभी ध्यान दीजिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। आइए चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या सिस्टम है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन रोकना ही पड़ेगा। अब हम चेक करने जा रहे हैं बेटा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त है बेटा, कि जैसे ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो चलो हम मान लेते हैं कि सी डी जो है वो ई एफ से रिलेटेड है। अगर सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो रिलेशन क्या बनेगा, सीधे सीधे समझो। तो ए को सी करना है, बी को डी करना है, सी को ई करना है, डी को एफ करना है। बात समझ गए? अब चेंज करते हैं बेटा। तो जहां पर ए दिखे वहां पे सी कर दो, तो ए दिखा यहाँ पे तो यहाँ पे सी कर दो, सी प्लस। फिर क्या है बेटा, जहां पे डी दिखे वहां पे एफ कर दो, तो डी दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे डी दिख रहा है, यहाँ पे एफ कर दो। समझ में आया क्या? फिर इक्वल है, इक्वल लगा लो। फिर बी दिख रहा है बेटा, जहां पे बी दिखे वहां पे डी कर दो, लो डी कर दिया। ओके, फिर प्लस। फिर उसके बाद क्या बेटा, जहां पे सी है तो सी जहां पे दिखे वहां पे ई कर दो। बात समझ में आई क्या? ओके, अब ध्यान दो, तुम्हारे पास ये है C + F = D + E, C + F = D + E। अब सुनो, तुम्हारे पास और क्या है, तुम्हारे पास है A + D = B + C। तुम्हारे पास ये भी तो है। बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हम क्या करते हैं कि चलो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और हम करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, a + d + c + f, a + d + c + f इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिलेगा आपको, b + c + d + e मिलेगा। देखो d इस तरफ भी है, d इस तरफ भी है, कैंसिल हो जाएगा। c इस तरफ भी है, c इस तरफ भी है, कैंसिल हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों? तो यहाँ पे तुमको क्या मिला, a + f = d + e। ये रिलेशन मिला तुमको, a + f = d + e। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a था, यहाँ पे a है, यहाँ पे b था, यहाँ पे b है। d और c जहाँ पे थे वहां पे f और e हो गया। बात मेरी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग, है ना? क्या हो गया है कि जहां पर
डी और सी थे वहां पे क्या क्या हो गए हैं, एफ और ई हो गए हैं। तो बात समझो, अगर हम यहां से लिखना चाहते हैं दिस इंप्लाइज दैट, अगर इसका मतलब लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे ए बी था तो पहला ए था पहला बी था, पहला ए है पहला बी है ना, तो यहाँ पे भी पहला ए होगा और पहला यहाँ पे ऐसे एक हो गया रिलेटेड टू। अब देखो दूसरे में क्या, दूसरे में देखो डी और सी है तो क्या लिखा गया, पहले सी बाद में डी ना, तो लास्ट में और लास्ट वाला पहले लिखोगे ई, फिर ये वाला क्या लिखोगे बाद में लिखोगे ई ना। तो बच्चों देख लो साफ साफ दिख रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखो ए बी सी डी से रिलेटेड था और सी डी ई एफ से रिलेटेड था, तो देखो ए बी ई एफ से भी रिलेटेड हो गया। मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों सेम हो तो ये दोनों को रिलेटेड होना चाहिए, उन दोनों को रिलेटेड कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ में आया क्या। तो देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा हो गया बेटा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब सुनो, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उस केस में रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी।